जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का आपका सोशल साइंस का जो गेस क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। एकदम शॉर्ट गेस क्वेश्चन, ठीक है, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम हिस्ट्री बुक से लेकर आ गया हूँ, है ना, जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, एकदम डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों कहा गया है कि राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता को बनाए रखता है। उसी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद कहा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन दोस्तों बोला गया है कि मेजनी कौन था। मेजनी कौन था? तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि मेजनी को साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक के साथ साथ युग सेनापति था। ठीक है ना, जो 1831 ईस्वी में यंग इटली एवं 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया करके इटली के एकीकरण का प्रयास किया। ठीक है, तो ये आपका मेजनी कौन था, इसका हो गया। अगला क्वेश्चन है मेटरनिख युग क्या है। तो मेटरनिख युग क्या है ये जानिए। तो यूरोपीय इतिहास में 1815 से 1848 ईस्वी के अवधि को मेटरनिख युग कहा जाता है। मेटरनिख ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। मेटरनिख 1815 में वियना सम्मेलन करके नेपोलियन यंग का नेपोलियन यूरोप यंग का नेपोलियन नेपोलियन युग का अंत करके मेटरनिख युग का शुरुआत किया था। ठीक है, तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा कि यूरोपीय इतिहास में 1815 से 1848 ईस्वी की अवधि को मेटरनिख युग कहा जाता है। और मेटरनिख ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। मेटरनिख 1815 में वियना सम्मेलन करके नेपोलियन युग का अंत करके मेटरनिख युग का क्या किया था? शुरुआत किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। पहला, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों के विखंडित होना। ठीक है, आगे बताया गया है कि राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक विषमताएं थी। ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप था। ठीक है, यही कारण था इसका। अगला क्वेश्चन है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या थे। तो 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के निम्न कारण थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला कारण है कि फ्रांस का शासक लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग के साथ रखा, है ना, को साथ रखा, ये एगो कारण हो गया। दूसरा कारण है दोस्तों, फ्रांस के राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव था। तीसरा कारण था लुई फिलिप की नीति और जनता में उनके प्रति असंतोष, ये कारण था। अगला क्वेश्चन है पूंजीवाद क्या है। पूंजीवाद क्या है? तो देखिए बताया गया है पूंजीवाद एक ऐसी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था है जिनमें निजी संपत्ति एवं निजी लाभ की अवधारणा की मान्यता दी जाती है, पूंजीवाद कहलाती है। ठीक है, सर्वहारा वर्ग क्या है। तो समाज की वह वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, आम गरीब लोग शामिल हो उसे सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए खूनी रविवार क्या है। खूनी रविवार या लाल रविवार क्या है। 1905 की क्रांति क्या है, ऐसे भी बोला जा सकता है सवाल। तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को, है ना, रविवार के दिन रूस के मजदूर लोग एक विशाल संख्या में रोटी दो का नारा लगाते हुए एक जुलूस सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर क्या कर रहे थे? जा रहे थे। ठीक है, महलों की ओर जा रहे थे। तभी जार के सैनिकों ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियों की बारिश कर दी है ना, जिससे हजारों लोग मारे गए और अनेक लोग घायल हो गए। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए, अब बताया जा रहा है कि अ, खून की धारा बहने लगी, इसी घटना को खूनी रविवार कहते हैं। ठीक है, यह रविवार के दिन हुआ था, इसलिए इसको क्या कहा गया है? खूनी रविवार कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहानी आराम से याद कर लेंगे आप। अगला क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति क्या है या एनईपी क्या है। तो देखिए बताया गया है दोस्तों कि लेनिन ने 1921 ईस्वी में एक नई आर्थिक नीति लागू की
जिसके अनुसार रूस के किसान मजदूर पूंजीपतियों को व्यक्तिगत संपत्ति रखने की अनुमति दी गई, जिसे नई आर्थिक नीति या एनईपी नेप कहा जाता है। बाओ दाई कौन था? तो बाओ दाई एक अन्नाम का शासक था जो 1945 में वियतनाम गणराज्य बन जाने के कारण बाओ दाई 25 अगस्त 1945 को अपना गद्दी छोड़कर लंदन चला गया। अगला क्वेश्चन है कि जेनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ? जेनेवा समझौता सन 1954 ईस्वी में समाजवादियों और पूंजीवादियों अर्थात वियतनाम एवं अमेरिका संबंधी देशों के बीच हुआ। अगला क्वेश्चन है हुआ आंदोलन की चर्चा करें। तो हुआ आंदोलन एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ था, जिसके नेता हुइन फूसो था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट क्या था? है ना, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो देखिए इसका आंसर, भारत में बढ़ते क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 1919 ईस्वी में एक ऐसा कानून बनाया गया जिसमें किसी भी भारतीयों को बिना वारंट के किसी भी समय गिरफ्तार करके जेल में बंद किया जा सकता था। उसी को क्या कहा जाता है? ऐसी ही कानून को रॉलेट एक्ट कहा जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो देखिए दांडी यात्रा का उद्देश्य यह था कि समुद्र के पानी से नमक बनाकर उल्लंघन करना, है ना, और ब्रिटिश कानून के भय से मुक्त करना। ठीक है। ये तो हो गया। ठीक है, मतलब दांडी यात्रा का उद्देश्य यह था कि समुद्र के पानी से नमक बनाकर क्या करना? कानून का उल्लंघन करना। यहाँ पे कानून लिख दीजिएगा दोस्तों, कानून का उल्लंघन करना और ब्रिटिश उल्लंघन करना और ब्रिटिश के भय से मुक्त होना। ठीक है, मुक्त करना था, यही इसका कारण था। बस इतना सीधी सी बात याद रखना है कि दांडी यात्रा का उद्देश्य यह था कि समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के कानून का उल्लंघन करना। ठीक है, और उससे भय से मुक्त होना। ठीक है, इतना याद रखना है, सिंपल सीधी सी बात है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है शहर किस प्रकार के क्रियाओं का केंद्र होते थे? तो शहर जो है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, शहर रोजगार, व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, यातायात इत्यादि इस प्रकार के क्रियाओं का केंद्र होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अगला विश्व बाजार किसे कहते हैं? तो देखिए इसका आंसर देखिए क्या है। तो वैसा बाजार जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो, उसे विश्व बाजार कहते हैं। जैसे भारत का आर्थिक राजधानी, है ना, आर्थिक राजधानी कौन है? मुंबई। ठीक है, तो यही आपका विश्व बाजार हो गया भारत के लिए। आगे देखिए, क्रांति से पूर्व रूसी के किसानों की स्थिति कैसी थी? तो 1931 ईस्वी तक रूस में अधिकांश किसान बंधुआ मजदूर थे। 1961 ईस्वी में कृषि दासता समाप्त होने पर भी उनकी स्थिति में विशेष सुधार नहीं आया, है ना। कर्ज और लगान के बोझ से वे खेतीहर मजदूर बन गए। ठीक है, ये हो गया इसका क्रांति से पहले रूसी किसानों की स्थिति। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? देखिए इसका आंसर बताया गया है दोस्तों कि 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का प्रभाव मजदूर वर्ग पर पड़ा और 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। CR दास ने सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा किसानों एवं श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल किया जाए और उनकी मांगों को समर्थन किया जाए। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति क्या है? औद्योगिक क्रांति क्या है? तो देखिए नए नए आविष्कार किए गए मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखानों में व्यापक पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन को ही औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। और इस 1750 के बाद इंग्लैंड में आरंभ हुआ था ये। ठीक है, अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? तो याद रखिएगा बहुराष्ट्रीय कंपनी कि
कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाले कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1920 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? तो वैसी स्थिति जब किसी देश के लिए कृषि उद्योग व्यापार का विकास रुक जाए और लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, बैंकों और कंपनियों का दिवाला खिसक जाए, है ना, तथा तथा वस्तु और मुद्रा दोनों का बाजार में कोई कीमत न रह जाए, ऐसी स्थिति को आर्थिक संकट कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? चाहे वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, चाहे किसे कहते हैं? तो जीवन के सभी क्षेत्रों का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जिसने दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ दिया हो, संपूर्ण विश्व एक बड़े गांव के रूप में परिवर्तित हो जाए, बदल जाए, है ना, उसी को भूमंडलीकरण कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छापा खाना क्या है? चाहे छापा खाना यूरोप में कैसे पहुंचा? ठीक है, देखिए इसका आंसर बताया गया है कि छापा खाना के आविष्कार का महत्व इस भौतिक संसार में आग, पहिया, लिपि वर्ग की तरह है, जिसने अपनी उपस्थिति से पूरे विश्व की जीवन शैली को ही नया आयाम दिया है। मुद्रण कला का आविष्कार और विकास चीन देश में हुआ, लेकिन छापा खाना यूरोप में 13वीं सदी के अंतिम में रोमन मशीनरी मार्को पोलो द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूनों को पहुंचाए गए थे। अगला है पांडुलिपि क्या है, इसका उपयोगिता क्या है? तो पांडुलिपि क्या है, इसका उपयोगिता? वैसी हस्तलिखित साहित्य सामग्री जो पुस्तक के रूप में छपकर लोगों के बीच न आई हो, उसे पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है, मतलब हाथ से जो लिखा गया हो उसको पांडुलिपि कहा गया है। पुस्तक के रूप में छपकर, छपना नहीं चाहिए, उसको पांडुलिपि कहा गया है। मतलब हाथ से जो लिखा गया है, साहित्य कुछ भी, है ना, उसको कहा गया है पांडुलिपि। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बोला गया है कि पांडुलिपि की उपयोगिता यह है कि इससे हमारे पूर्वजों की बात की जानकारी मिलती है। यह महाकाव्य, नाटक, कहानी के रूप में विशेष ग्रंथ है। ठीक है, जैसे बहुत तरह के पहले जैसे वाल्मीकि जी हाथ से लिखते थे ना, थी रामायण, तो क्या है वो पांडुलिपि था, जो हम लोगों को आज भी सीख देती है। रामायण से बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिलता है। ठीक है ना। गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें, तो इसका देखिए आंसर में बताया गया है दोस्तों कि इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। यह पेशे से नाविक था। इन्होंने युवाओं को एक सशक्त सेना बनाया, जिसे लाल कुर्ती बनाया था, मतलब लाल कुर्ती कहा गया है ना, सेना जो तैयार किया था। इन सैनिकों को लेकर सिसिली और नेपल्स को जीत कर वहां गणराज्य की स्थापना किया, है ना, और बाद में इन्होंने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को दान कर दिया और साधारण किसान की भांति जीवन गुजारने लगे। ठीक है, यही था। इसमें 25 क्वेश्चन था, ये सभी के सभी आपका हिस्ट्री से हमने लिया है। ठीक है, और भी जितने कुछ क्वेश्चन होंगे वो हम लेकर आएंगे। ठीक है, इस तरह से सभी, मतलब 4 गो बुक है ना आपके, पहले तो 5 था, लेकिन आपदा और भूगोल को जब एक में बना दिया गया है, तो अब 4 ही किताब है सोशल साइंस को, जिनको आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो मैं सभी किताबों का के इस तरह से गेस क्वेश्चन लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि इस तरह से आपको वीडियो मिल जाए। ठीक है, और आप अपने एग्जाम में जाकर अच्छी तरह से इस तरह से लिख पाएँ।